सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, 30 डेज यूपीएससी प्रीलिम्स के लिए बचे हैं। पीसीएस और आरओ भी आपका लगा हुआ है, तो पॉलिटी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं पॉलिटी के बहुत अच्छे क्वेश्चंस कराने जा रहा हूं, यहां से आपको 100% क्वेश्चंस मिलेगा। तो पहला क्वेश्चन है, संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या होगा। संवैधानिक सरकार का आशय क्या है? तो पहला ऑप्शन है आपके पास में, किसी राष्ट्र की परिसंघीय संरचना वाली एक प्रतिनिधि सरकार। ये तो ऑप्शन नहीं होगा, है ना। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास नाम मात्र की शक्तियां हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। कोई सरकार जिसके प्रमुख के पास वास्तविक शक्तियां हों, ये भी ज़रूरी नहीं है। तो इसमें आपको मोस्ट प्रायोर चुनना है कोई सरकार जो संविधान की सीमाओं से परिबद्ध है। यानी संवैधानिक सरकार वही सरकार होती है जो संविधान के दायरे में रह के काम करे, जो रूल ऑफ लॉ माने, जो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म को फॉलो करे, है ना, जो संविधानवाद को स्वीकार करे, वही सरकार संवैधानिक सरकार कहलाती है। चलिए दूसरी तरफ हम लोग चलते हैं। भारतीय राज्य व्यवस्था में निम्नलिखित में से कौन सी अनिवार्य विशेषता है जो यह दर्शाती है कि उसका स्वरूप संघीय है? बहुत आराम से फेडरल स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो फेडरल स्ट्रक्चर का क्या होता है? पहले आप सभी लोगों ने थोड़ी बहुत पॉलिटी पढ़ी होगी, है ना। तो पहली चीज़ तो आप देखेंगे फेडरल स्ट्रक्चर में से पूरी तरह से डिवीज़न ऑफ पावर होगी, शक्तियाँ जो है डिवाइड होंगी सेंट्रल स्टेट में। और दूसरी चीज़, न्यायपालिका स्वतंत्र होगी ताकि वो जो है अगर स्टेट की कोई भी जो है प्रॉब्लम है या स्टेट और राज्य के बीच जो है स्टेट और सेंट्रल के बीच में कोई कॉन्फ्लिक्ट है, तो न्यायपालिका अगर स्वतंत्र होगी तो वो आसानी से कॉन्फ्लिक्ट को सुलझा सकती है। तो फेडरल स्ट्रक्चर के कुछ अपने फीचर्स होते हैं। तो पहला ही ऑप्शन है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता सुरक्षित होनी चाहिए। अगर फ्रीडम ऑफ जुडिशरी है तभी एक तरह से कह सकते हैं कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो अपना रोल प्ले कर पाएगा। क्लियर? जैसे भारत के अंदर क्वासी फेडरल है, किसी वियर ने बोला अर्ध संघात्मक है। यानी आपको यहाँ पर यूनिटरी फीचर्स भी देखने को मिलेगा और आपको यहाँ पर फेडरल फीचर्स भी दिखाई देगा। ठीक है। प्योर फेडरलिज्म अगर आपको देखना है तो यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन को, यूएसए में आपको जाना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पर स्टेट को पूरी तरह से अपनी ऑटोनॉमी दी हुई है। क्लियर? भारत के साथ में ऐसा नहीं है। भारत में राज्यपाल को अपॉइंट कर दिया जाता है, आप देखते ही हैं, है ना। इमरजेंसीज वगैरह इम्पोज कर दिया था। तो इस तरह से क्या होता है कि इंटीग्रेटेड जुडिशरी का प्रोविज़न है। तो इस तरह से आप स्टेट के पावर्स को कम कर सकते हैं। ठीक है। तो ये मैंने आपको बताया दूसरे प्रश्न का आंसर। क्लियर? तीसरा है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक किसी उदार लोकतंत्र में स्वतंत्रता की सर्वोत्तम सुरक्षा को नियति करता है? तो तीसरे का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है। बिल्कुल, उदार लोकतंत्र वही होता है कि एक प्रतिबद्ध न्यायपालिका हो, शक्तियों का केंद्रीकरण हो, ये तो बिल्कुल नहीं होगा। निर्वाचित सरकार हो, ये भी जरूरी नहीं होता है ना। निर्वाचित सरकार, शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर, है ना। मॉन्टेस्क्यू ने इसको इंट्रोड्यूस किया था और भारत के अंदर इसको कॉर्नवालिस वगैरह ने लागू किया था। ठीक है। सेपरेशन ऑफ पावर यानी शक्तियों को जो बंटवारा होगा वो जुडिशरी, लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव में क्लियर जो है एक तरह से सेपरेशन होगा, क्लियर डिमार्केशन होगा कि तुम्हारी ये पावर है, तुम्हारी ये पावर, तुम्हारी। अगर किसी एक के हाथ में शक्तियां आ जाएंगी तो लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा, लोकतंत्र डेमोक्रेसी ताक पे रख दी जाएगी। तो यानी किसी एक के हाथ में पावर नहीं जानी चाहिए। शक्तियों का पृथक्करण, सेपरेशन ऑफ पावर बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है। तो यानी उदार लोकतंत्र में शक्तियों का पृथक्करण जरूरी है। चलिए, परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। परिभाषा से संवैधानिक सरकार का अर्थ है। तो चौथे का राइट आंसर क्या होगा? संवैधानिक सरकार का मतलब होता है लिमिटेड गवर्नमेंट। बिल्कुल, लिमिटेड गवर्नमेंट यानी गवर्नमेंट के ऊपर भी कोई ना कोई जो है बैठा है जो गवर्नमेंट को कंट्रोल कर रहा है। यानी जैसे आप देख लें, गवर्नमेंट को कंट्रोल करने के लिए जुडिशरी है। क्लियर? पांचवें प्रश्न की तरफ आगे बढ़े। निम्नलिखित कथनों में से उस एक को चुनिए जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के अंतर्निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो पांचवें का राइट आंसर क्या होगा? तो पहला यहाँ पर ऑप्शन है कि ऐसी सरकार के विरुद्ध आलोचना को कम से कम करने की व्यवस्था जिसके उत्तरदायित्व जटिल हैं तथा उन्हें सभी के संतोष के लिए निष्पादित करना कठिन है। यहाँ पर आपको बताना जो मंत्रिमंडल स्वरूप की सरकार के
निहित सिद्धांत को अभिव्यक्त करता है। तो ये तो नहीं होगा पहला। ऐसी सरकार के कामकाज में तेजी लाने की क्रियाविधि जिसके उत्तरदायित्व दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। हम तीनों मतलब चारों पहले ऑप्शन के ऊपर जाएंगे। तीसरा ऑप्शन है सरकार के जनता के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करने के लिए संसदीय लोकतंत्र की एक क्रियाविधि। यही राइट आंसर है। कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी जरूरी है, सामूहिक उत्तरदायित्व को सुनिश्चित करना, ये ठीक है, संसदीय लोकतंत्र की एक पहचान है। क्लियर? अकाउंटेबल होनी चाहिए। भारत में संसदीय प्रणाली की सरकार है क्योंकि अब संसदीय ब्रिटिश पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया? ब्रिटिश से हमने बोरो करा। ठीक है, छठे का राइट आंसर क्या होगा? तो छठे का राइट आंसर आपका हो जाएगा कि जो मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। भारत में संसदीय प्रणाली का मतलब ही होता है कि मंत्रिपरिषद जो होगी वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी। क्लियर? राज्यसभा नहीं, लोकसभा। ठीक है, चलिए निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। संवैधानिक सरकार वह है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। इसमें तो दोनों, जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। तो सातवें का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? आपका केवल दो, यानी संवैधानिक सरकार वही सरकार है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। यानी सबसे पहले वी द पीपल ऑफ इंडिया, आप इंडिया के ही उसमें देखें आप तो, यानी अगर किसी भी सरकार को अगर कॉन्स्टिट्यूशनल उसमें रह के दायरे में काम करेगी तो वहाँ पर जो सर्वोच्च शक्ति है, जो पावर है, किस में निहित होगी? वो भारत के, यानी वो उस देश की जनता में निहित होगी। इसीलिए आप प्रियम्बल में पढ़े तो प्रियम्बल में सबसे पहले क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। यानी क्या है? हम भारत के लोग ही इस पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को जो है अडॉप्ट कर रहे हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन हमारी गवर्नमेंट के ऊपर क्या लिमिटेशन इम्पोज करेगा ताकि वो व्यक्ति की फ्रीडम को वॉयलेट ना कर पाए। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाए? केवल दो। चलिए, ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारत के संदर्भ में संसदीय शासन प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत संस्थागत रूप से निहित है? तो आठवें का राइट आंसर क्या होगा? तो आठवें का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1 और 2, यानी मंत्रिमंडल के सदस्य संसद के सदस्य होते हैं। बिल्कुल सही बात है। जब तक मंत्रियों को संसद का विश्वास प्राप्त होता है तब तक ही वो अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। ठीक है, यानी 1 और 2 आपका सही है, 1 और 2। चलिए 9 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ें। निम्नलिखित नेताओं में से कौन दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा से संबंधित है? 9 प्रश्न वाला बताएं जवाब क्या होगा? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा जयप्रकाश नारायण। दल रहित लोकतंत्र की अवधारणा जयप्रकाश नारायण का है। तो ये काफ़ी बार क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं आपके लिए करा रहा हूँ। 10वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है? ऑप्शन है आपके पास सहमति, तर्क संगत प्रज्ञा, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति या सार्वजनिक कारण। तो 10 का राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, शासक की राजनीतिक इच्छा शक्ति जो है वो राजनीतिक वैधता का स्रोत नहीं है। चलिए आगे हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अध्यक्षात्मक प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट की विशेषता है? 11वें का राइट आंसर आप बताएं क्या होगा? तो पहला ही होगा, राष्ट्रपति जो है विधायी निकाय का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, यानी जो लॉ मेकिंग बॉडी है उसका हिस्सा नहीं होता है। ठीक है, बाकी जो है आप देखें तो ये सारी विशेषता नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सी एक भारतीय परिसंघवाद की विशेषता है? नहीं है, परिसंघवाद। ठीक है, तो 12वें का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राज्य केंद्रीय सरकार के अधीनस्थ हैं। जो राज्य है वो केंद्रीय सरकार के अधीन, ये परिसंघवाद की विशेषता नहीं कही जाएगी। ठीक है, चलिए आगे चले। शक्ति पार्थक्य का सिद्धांत किनके बीच में शक्तियों का विभाजन करता है? तो 13वें प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरकार की जो शाखाएं हैं। ठीक है, सरकार की विभिन्न शाखाएं। राष्ट्रपति प्रणाली के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, 1 और 2 दोनों। शासनाध्यक्ष और राजाध्यक्ष भी, राष्ट्रपति की प्रणाली में आप देखने को मिलेगा शासनाध्यक्ष भी और राजाध्यक्ष भी। फिर दूसरा, कार्यपालिका विधायी कार्यों को वीटो कर सकती है, दूसरा भी सही है। 15 प्रश्न है, सांविधानिक शासन के बारे में काफ़ी बार जो है क्वेश्चन आ चुका है, इसके बारे में आपको बताना, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, हर एग्जाम में पूछा जा रहा है। तो 15 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है, इसका राइट आंसर होगा ए। ठीक है, ये सीमित शासन, लिमिटेड गवर्नमेंट, संवैधानिक शासन मतलब लिमिटेड गवर्नमेंट। ठीक है, और क्या होगा दूसरा भी सही, ऐसा शासन जहां संविधान लोक प्राधिकार का आधार हो। ठीक है, यानी लोगों का अगर कुछ भी बनाया जा रहा है उसके हित में कोई भी, तो संविधान के बाहर जाके काम नहीं कर सकते हैं, संविधान के दायरे में रह के ही कोई प्रावधान बनेगा। ठीक है, और ऐसा शासन है जहां सदैव सार्वभौमिक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, यानी लोगों को वोट देने का अधिकार हो और 18 साल के बाद में लोगों को जो है वोट देने का अधिकार मिल जाए। तो ये भी आपका सही है। तो 1, 2 और 4, यानी 15 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 15 का राइट आंसर आपका हो जाएगा ए, 1 और 2। मुझे लग रहा है यहाँ पर चारों हों, 3, 1, 2 तो होगा ही, 4 भी होना चाहिए वैसे। चलिए फिलहाल यहाँ पर आपके उसमें 1 और 2 ही है ना, आप 1 और 2 को मानिए। ठीक है, चौथा आप हटा दीजिए, लेकिन ये भी होना चाहिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। बाकी सीमित शासन तो जरूरी है, संविधान लोक प्राधिकार का आधार है, ये भी जरूरी है। तो 15 का ए ऑप्शन सही होगा। चलिए, संसदीय लोकतंत्र वह है जहां जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होता है। तो 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 16 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? यानी यहाँ पर भी आपको ए बी सी करके दिया होगा। 16 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 1, 2 और 3 तीनों आपके सही हैं, यानी ये भी सही है, दूसरा भी और तीसरा। संसदीय लोकतंत्र मतलब जन सहभागिता और संभ्रांत वर्ग के शासन के बीच संतुलन होना चाहिए। सरकार जनता के प्रति नहीं बल्कि निर्वाचित प्रतिनिधियों के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक है, जो जहाँ पर पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होगी। फिर उसके बाद सांसदों को अपने निर्वाचकों की ओर से विचार और कार्य करने का उत्तरदायित्व प्रत्यायोजित किया जाना चाहिए। चलिए, 17 नंबर का प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत नहीं है? 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, वैयक्तिक स्वतंत्रता, इंडिविजुअल फ्रीडम। ठीक है, समाजवाद का केंद्रीय सिद्धांत ये नहीं माना जाता। बाकी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, ऐतिहासिक और विसंबंध वर्ग संघर्ष, ये सारे इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न का आंसर क्या होगा? संघीय प्रणाली का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय राजनीतिक प्रणाली में नहीं पाया गया? तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोहरी नागरिकता। यहाँ पर डुअल सिटीजनशिप नहीं है, अमेरिका में है डुअल सिटीजनशिप, यानी आपको सेंट्रल की भी नागरिकता और जिस राज्य में रह रहे हैं वहाँ पर, क्योंकि क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर है वहाँ पर, क्लियर डिवीजन ऑफ पावर है वहाँ पर, डिवीजन ऑफ पावर है वहाँ पर, यानी राज्यों और केंद्रों के बीच में क्लियर डिमार्केशन ऑफ पावर है। तो वहाँ पर दोहरी नागरिकता का प्रावधान रखा गया है। फेडरल स्ट्रक्चर जहाँ भी होगा, कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर, वहाँ पर दोहरी नागरिकता आपको देखने को मिलेगी। चलिए 19 प्रश्न की तरफ आगे बढ़ते हैं। राजनीति सैद्धांतिकी के बारे में आपको बताना है। तो 19 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? संविधानों को आकार देने वाले सिद्धांतों एवं विचारों से संबंधित है। स्वतंत्रता, समानता तथा न्याय के अर्थों को स्पष्ट करती है। विधि के शासन, शक्ति, पार्थक्य तथा न्यायिक पुनर्लोकन के सिद्धांतों की अर्थवत्ता का परीक्षण करती है। तो 9 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन भी देख लो आप। ठीक है, अच्छा 3 ही ऑप्शन है, तो ये तीनों सही हैं आपके, यानी डी आपका हो जाएगा, 1, 2 और 3। ठीक है, 20 का राइट आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सा एक संघीय प्रणाली का अभिलक्षण नहीं है? संघीय फेडरल स्ट्रक्चर का। इसमें सरकार के 2 सुस्पष्ट स्तर होते हैं कि सरकार के प्रत्येक स्तर की जिम्मेदारियां और शक्तियां एक लिखित संविधान में सुस्पष्टता निर्धारित होती हैं। सरकार की विधायी और कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का कोई पृथक्करण नहीं होता। उच्चतम न्यायालय को इन उपबंधों के निर्वचन और विवाद के मामलों के मध्यस्थ की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो 20 का राइट आंसर क्या होगा आपको बताना है।
तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सी। यानी यहाँ पर इन्होंने बताया कौन सा नहीं है। तो कार्यपालिका शाखाओं के बीच शक्तियों का पृथक्करण नहीं होता है भैया। सरकार की विधायिका और कार्यपालिका में क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है, ठीक है, क्लियर सेपरेशन ऑफ पावर होता है। तो ये आपके 20 प्रश्न हो गए। ये आपके मुख्य परीक्षा के कुछ क्वेश्चन है, आप इनको भी देख सकते हैं, आए हुए क्वेश्चन है। तो आज के लिए ये 20 क्वेश्चंस कराता हूं मैं। नेक्स्ट उसमें डेली में 20, 50, 100 ऐसे ही क्वेश्चन मैं कराता रहूँगा। अच्छी सीरीज है, इसको एंजॉय करिए और दूसरों को भी शेयर करिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।